नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का, जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। उसी कड़ी में हम आगे का आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अध्ययन करेंगे। आपको एक खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मेनली दो बातों पे फोकस करके पूछा जाता है। आपको पहली कि उसके कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, जिस भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या भूगोल हो या साहित्य, जो भी आपका है सिलेबस के अंदर। तो जो टॉपिक दिए गए हैं आपको, फर्स्ट तो आपको उसको टॉपिक को क्लियर करना होता है। सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि आपके उस टॉपिक से संबंधित करंट के दौरान क्या चल रहा है, अभी क्या घटनाएं घटित हो रही है उस विषय से संबंधित। और अर्थशास्त्र विषय ऐसा है कि इसके अंदर करंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र विषय की तैयारी कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमें उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो टॉपिक हैं वो क्लियर करने हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, ये सारे देखनी होती है। और साथ साथ हमें उसको करंट के अंदर उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो भी उसके साथ एडिशन करके हमें चलने होते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है वो एक संपूर्ण तैयारी हो। साधारण रूप से जब हम देखते हैं तो ये जो 2 महीने का टाइम होता है, अब तो खैर फिर भी कोरोना चल रहा है, मोस्टली हमारे पास छुट्टियों का समय होता है। और इस समय के दौरान हम मोस्टली इस समय को बिना कुछ किए ही निकाल देते हैं, यानी हम इनको प्रोडक्टिव नहीं कह सकते। और नियर अबाउट लगभग सभी विद्यार्थी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम इस दौरान नहीं करते हैं। और फिर जब 3 साल बाद हमारी ग्रेजुएशन पूरी होती है और हम रोज़गार की तलाश में होते हैं तो हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। तो क्यों ना हम साथ साथ रोज़गार परक परीक्षाओं की तैयारी भी करते हुए चले, ताकि जब 3 साल बाद हम ग्राउंड के अंदर हों या प्रतियोगी परीक्षाओं के मैदान में हों तो अन्य प्रतियोगी जो हैं हमारे, उनसे हम कुछ कदम आगे रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द कैपिटल स्टॉक। सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ फिजिकल एसेट्स ओनली। थर्ड आपका है प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड। और लास्ट है आपका नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो जहाँ भी आपकी कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है और जब ग्रोस डोमेस्टिक फॉर्मेशन की बात होती है तो आपका सही आंसर होता है वो है नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी आप डेप्रिसिएशन लेस करके चलते हैं तभी आप निकाल पाएंगे कि आपके कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ है वो कितना हुआ है। क्योंकि अगर आप जब तक डेप्रिसिएशन को नहीं घटाएंगे तो आप सही मूल्य नहीं निकाल पाएंगे जो आपने ऐड किया, क्योंकि हर मशीनरी के ऊपर या हर उत्पादन के ऊपर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होता ही होता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड एक केंद्रीय संस्था है जो कि कृषि से और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए फाइनेंस का कार्य या वित्त उपलब्ध का कार्य करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। मोस्टली कृषि और वित्त से संबंधित फाइनेंस संस्था के अंदर ये मुख्य संस्था आती है। तो इन संस्थाओं से संबंधित जब पूछा जाता है तो या तो ये आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, या पूछा जाएगा इसका स्थापना वर्ष क्या है। ये क्या करता है? रीफाइनेंस का कार्य करता है। अन्य जो बैंक है उनको कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है ताकि वो लोगों को आगे फाइनेंस कर सकें। जैसे कि बाकी बैंक जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस करते हैं तो उनको कौन देता है? आरबीआई देता है। उसी तरह कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए उनको वित्त कौन उपलब्ध करवाएगा? नाबार्ड उपलब्ध करवाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 के अंदर, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1982, 1982। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी एग्जिम बैंक जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई?
और इसका भी आंसर आपका क्या है 1982, सही आंसर आपका है 1982। ये बैंक क्या कार्य करता है, जो विदेशी व्यापार है उससे संबंधित उनकी गतिविधियों को वित्त से संबंधित और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्य करता है, एग्जिम बैंक जिसको बोला जाता है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की, यानी जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर, एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। हालांकि हमारा जो केंद्रीय बैंक था इसने कुछ टाइम तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, और वर्तमान में ये हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है। और ये क्या करता है, अन्य बैंकों को फाइनेंस करता है ताकि वो पब्लिक की गतिविधियों को वित्त से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नोट छापने का ये कार्य करता है। हीनार्थ प्रबंध जिसको बोला जाता है उसका कार्य करता है, यानी जो मौद्रिक एक तरह से नियंत्रण है उसका सर्वे सर्वा कौन है आपका, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कितना मनी का फ्लो रखना है मार्केट के अंदर, कितने नोट छापने हैं, इन सब का निर्धारण कौन करेगा, आरबीआई करता है। और किसके बिहाफ पे करता है, भारतीय सरकार के आधार बिहाफ पे, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, मौद्रिक जो प्रबंध है उसको रखता है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कम इन टू एग्जिस्टेंस इन, जो प्रथम ग्रामीण बैंक था वो कब अस्तित्व के अंदर आया? तो जो ग्रामीण बैंक थे उनकी स्थापना जो की गई थी वो 1975 से स्टार्ट की गई थी, और फिर अलग अलग जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया, उनके अंदर इनकी स्थापना की जाने लगी। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि ये जो वहाँ की जो लोकल नीड होती थी उसके अनुसार वहीं के लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते थे, और लोकल जो आवश्यकताएं थी वित्त की उसको पूर्ति करते थे। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, लेकिन कुछ कमियों के कारण ये जो इच्छित उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, और धीरे धीरे इनकी संख्याएं कम की जाने लगी। कुछ बैंकों को इनके जो प्रायोजित जो बैंक थे उनमें इनको समायोजित कर दिया गया था। इनकी कैपिटल की जो फॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरह से होती थी कि राज्य सरकारें जहाँ स्थापित की जा रहे हैं उनके द्वारा कुछ वित्त किया जाता था, कुछ स्पॉन्सर्ड बैंक होता था उसके द्वारा किया जाता था। इस तरीके से इनकी स्थापना की जाती थी। वर्तमान में पीछे वाले सालों के अंदर कोई नया आरआरबी स्थापित नहीं किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। व्हाट इज एनएसएसओ? एनएसएसओ क्या है? ये एक तरह से डेटा कलेक्शन के इंस्टीट्यूट हैं। एनएसएसओ सीएसओ की जब बात की जाती है तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपसे सीएसओ का पूछा जाता है तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपका है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो हरित क्रांति का जो जनक था वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया था, और उसके बारे में बताया था कि इसका मेन रोल क्या था। कब हुई थी ये? 1966 से 67 के बीच में, 1967 66 टू 67 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी। और इसका क्या ऑब्जेक्ट था? भारत को खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बनाना। हम पहले खाद्यान्न के लिए भी विदेशों के ऊपर निर्भर थे। धीरे धीरे हमने इसके माध्यम से उन्नत बीजों का, फर्टिलाइजर का, इनका उपयोग प्रारंभ किया, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी और हम खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बनते हुए हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। हालांकि जो इसकी मुख्य लाभ थे वो कुछ राज्यों को ही मिल पाए थे। राजस्थान को इसका बहुत कम लाभ इसको मिला था, क्योंकि ये मोस्टली उन एरियो के अंदर इसका बेनिफिट देखने को मिला जो कि पूरी तरह इरिगेटेड थे। इसके साथ साथ हमें कुछ इसके नुकसान भी देखने पड़े, जो कि जैसे फर्टिलाइज़र के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो, या फिर हमारी जो देसी किस्में थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। तो ये सारा हरित क्रांति का प्रभाव था, जिसके अंदर अधिकतर अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिले थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ आपका? 1966 से 67 के बीच। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्टेड इन, जो आपका नरेगा है वो कब स्टार्ट हुआ? तो ये आपका जो
नरेगा है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य रोजगार कार्यक्रम है आपका, जो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये है कि आप ग्रामीण एरिया के अंदर वहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें काम के बदले रोज़गार दिया जाता है, और अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो उन्हें रोज़गार भत्ते की गारंटी दी जाती है। ये जो एक्ट था ये 2005 और 2006 के अंदर इसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट जो है वो किया गया था। द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इज इशूड बाई, यानी जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, नेशनल डाटा सेंटर के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और नन ऑफ द एबो। तो जो नेशनल इनकम के जो आंकड़े हैं वो CSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन एक योजना आयोग की संस्था थी जो कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित काम करते थे, और जिसको वर्तमान में खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। Who was the father of Operation Flood? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन और विलियम्स। तो करेक्ट आंसर आपका है वर्गीस कुरियन। स्वामीनाथन तो जो थे वो किससे संबंधित थे? आपके हरित क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन ए कंट्री मीन्स, जनसंख्या विस्फोट का क्या तात्पर्य है किसी देश के संबंध में, यानी किसी देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? पहला ऑप्शन आपका है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी जन्म दर भी क्या है आपकी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी आपकी क्या है ज़्यादा है, जो कि मोस्टली पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है या अल्पविकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वहाँ ये देखने को मिलती है। भारत के संबंध में हम बात करें तो शुरुआती दौर जो था हमारा आज़ादी के आसपास का, उसके अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती थी। उस टाइम क्या थी आपकी अशिक्षा और इनके कारण और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण जो जन्म दर थी वो भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी क्या थी? ज़्यादा थी। लेकिन जब जन्म दर ज़्यादा होती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी आपकी जन्म दर तो ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर का विकास होता है तो जो जन्म दर होती है वो कम होने लग जाती है। आप देखेंगे कि जो पहले की पीढ़ियां हैं उनमें मोस्टली 4, 5, 6, 7 बच्चे तक मिलते हैं और वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 2 बच्चों पे और ज़्यादातर तो 1 बच्चे की पॉलिसी पे आ चुके हैं। तो ये किसके कारण हुआ है आपका? ये जीवन स्तर में वृद्धि होने के कारण, शिक्षा के विकास के कारण, चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण हुआ है। तो जब आपकी जन्म दर आपकी क्या होती है? ज़्यादा होती है और डेथ रेट आपकी क्या होती है? कम होती है। तो अगर आपकी जन्म दर ज़्यादा है, इन चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण आपने क्या किया है? इनको भी कंट्रोल नहीं किया जन्म दर को और मृत्यु दर को आपने कंट्रोल कर लिया मान लो, तो जो जनसंख्या क्या होता है? विस्फोट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। सी दे रखा है आपको लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी जन्म दर भी आपकी कम है और डेथ रेट आपकी ज़्यादा है, तो इसमें तो एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो क्या होगी? जनसंख्या संकुचन होगा एक्सप्लोजन की जगह। और लास्ट आपका है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी आपकी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो इसमें भी जनसंख्या विस्फोट नहीं होता है। जनसंख्या विस्फोट कब होगा? जब आपकी जन्म दर तो क्या है? ज़्यादा है और मृत्यु दर आपकी क्या है? कम है। तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है? आपकी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। और भारत में अगर हम संबंध में बात करें तो जनसंख्या हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हमें एक अच्छी शिक्षा जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। वर्तमान में चाइना ने भी इसके अंदर क्या किया? संशोधन किया अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके अंदर। पहले उसने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लाया था, फिर वो 2 चाइल्ड और अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी तक ले आए। हालांकि जनसंख्या को आप एकदम से कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बढ़िया नीति उसके लिए होनी चाहिए जिससे आपकी जो जनसंख्या की दर है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कहें या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कहें वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड हैं। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उनका उनकी तुलना में क्या होगा? अभाव होगा। अभाव के दौरान फिर क्या होंगे? संघर्ष पैदा होंगे और अंतोगत्वा उसका नुकसान होना है। तो जनसंख्या ना ही तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही जनसंख्या कम होनी चाहिए। इतनी जनसंख्या कम भी नहीं होनी चाहिए कि वो संसाधनों का उचित विदोहन ही ना कर पाए। तो एक अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि हम जनसंख्या सिद्धांत के अंदर पीछे के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। कैपिटल इज द वेल्थ, पूंजी वह धन है कौन सा? विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, विच इज केप्ट इन बॉक्सेज एंड लॉकर्स, विच इज
बट इन द लैंड विच इज स्टोर्ड फॉर कंजप्शन। तो पूंजी किसको कहा जाता है? धन का वह भाग जो अधिक धन कमाने के काम आए, वो ही पूंजी कहलाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। धन का वह भाग जो अधिक धन कमाने के काम आए इज कॉल्ड कैपिटल। फ्री मार्केट इज, मुक्त बाजार किसे कहा जाता है? ए कंडीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर नेशन डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती हैं। मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि एक ऐसा बाजार जहाँ पर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कैसे निर्धारित होगी? आपकी मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा या उनके फोर्स के द्वारा स्थापित होती है। तीसरा आपको दिया गया, पोर्ट्स दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स प्राइमरी टू एनकरेज टूरिज्म। और लास्ट आपका नन ऑफ द अबव। तो फ्री मार्केट जो कंसेप्ट है, पहले तो आपको ये समझना है कि फ्री मार्केट है जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके संबंध में इसको देखा जाता है। अब फ्री मार्केट कहाँ पे होगा? खाली आपने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए तो फ्री थोड़ी हुआ, एक्सपोर्ट पे तो है ना आपके, या फिर आपने खाली एक्सपोर्ट पे हटा दी तो इंपोर्ट पे रही तो भी फ्री मार्केट नहीं हुआ। तो फ्री मार्केट कहाँ होगा? जहाँ पे आप दोनों चीज़ों पे ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, यानी अपने व्यापारिक शक्तियों के द्वारा या मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा आप उसका प्राइस निर्धारित होने देते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा क्या होता है? इसका निर्धारण होता है। और मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा निर्धारण कैसे होता है ये आप आसानी से जानते हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमतें कम होती है, सप्लाई कम होती है, और जो पॉइंट होता है उसके ऊपर किसका निर्धारण होता है? प्राइस का निर्धारण हो जाता है। तो फ्री मार्केट कौन सा हुआ आपका? जहाँ पर मांग और पूर्ति के आपसी सामंजस्य के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाते हैं, तो वो आपका फ्री मार्केट कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, रिसेशन इज, मंदी क्या है? स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर ए लिमिटेड पीरियड, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या हो? स्लो डाउन हो, इकोनॉमिक गतिविधियाँ क्या हो? धीमी पड़ जाएं। पीरियड ड्यूरिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट में राइज एंड डिमांड एंड आउटपुट में फॉल लीडिंग टू स्लम्प इन ट्रेड। पीरियड दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ अनयूज्ड गुड्स ओइंग टू फॉल डिमांड। और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे चीज़ें बताई गई है ये सारे ही क्या है? आपके रिसेशन के इंडिकेशन हैं। रिसेशन में क्या होता है कि मांग क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है, व्यापार आपका स्लो हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ आपकी क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, जो आपका माल होता है वो आपका बिना बिका हुआ रह जाता है, या एक तरह से कहें तो हमारा स्टॉक सेव होने लग जाता है ज़्यादा। तो ये सारी कंडीशंस किसकी कहलाती है? रिसेशन की। और इसका जस्ट उल्टा आपका क्या होगा? बूम या तेज़ी का, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, आपका माल बिकता है, आपकी सप्लाई बढ़ती है, डिमांड्स आपकी बढ़ी हुई होती है, आपके पास स्टॉक नहीं बचता है, रोज़गार लोगों को मिलता है। तो ये सारी तेज़ी की कंडीशंस होती है, और इन सब का उल्टा क्या होता है? आपका रिसेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेशन। गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, ये आपका जो पोर्टफोलियो और सिक्योरिटीज़ का जो टॉपिक होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो गिल्ट एज मार्केट का क्या मतलब होता है? गिल्ट एज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बुलेटिन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मार्केट ऑफ गन्स, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स। तो जो मेटल्स वगैरह करते हैं उसको कमोडिटी मार्केट बोला जाता है। तो जो जहाँ पर आपका सरकारी प्रतिभूतियों का या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मार्केट किया जाता है उसको क्या जाता है? गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, यानी डेफिसिट फाइनेंस का मीन क्या है? यानी जिसको हीनार्थ प्रबंध बोला जाता है। तो हीनार्थ, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हीनार्थ प्रबंध है क्या, फिर हम देखेंगे कि हीनार्थ प्रबंध के अंदर जो एक सरकार है वो मनी कहाँ से बोरो करती है। हीनार्थ प्रबंध कहाँ से है कि सरकार अपना बजट बनाती है, बजट के अंदर उसे आय और व्यय दिखाने होते हैं।
जब उसकी आय से ज़्यादा उसके व्यय हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि घाटे का बजट है। और इस घाटे का बजट की पूर्ति कैसे की जाए, तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। वर्तमान में जो मेथड्स में गवर्नमेंट के पास जो बचा है वो बचा है उस घाटे की पूर्ति नए नोट छाप के की जाए। इसी नए नोट छाप के जो घाटे की पूर्ति की जाती है इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर हीनार्थ प्रबंध बोला जाता है। अब बात आती है कि हीनार्थ प्रबंध के अंदर गवर्नमेंट मनी बोरो कहाँ से करेगी, तो पहला ऑप्शन आपके पास है आरबीआई, दूसरा लोकल बॉडी, तीसरा बिग बिजनेसमैन और लास्ट है आपका आईएमएफ। जैसा कि पहले के क्वेश्चंस में आपको आरबीआई के पास बताया गया कि नए नोट छापने का काम कौन करेगा, आरबीआई। और हीनार्थ प्रबंध कैसे होगा, नए नोट छाप के। तो हीनार्थ प्रबंध में गवर्नमेंट जो मनी बोरो करती है वो किससे कर पाएगी, बाकी बैंकों के पास तो अधिकार ही नहीं नोट छापने का, तो उनसे तो ले ही नहीं सकती, तो किससे लेगी, आरबीआई से। तो जो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द ए इज़ द करेक्ट आंसर। और मोस्टली जो गवर्नमेंट्स के हमारे बजट बने हैं वो कैसे बजट बने हैं, घाटे के बजट ही बन रहे हैं, यानी जो उनकी आय होती है वो व्यय की तुलना में कम होती है। क्या किसी देश के लिए ये अच्छा कह सकते हैं हम अगर हम एक तरह से विकासशील गतिविधियों के लिए कुछ करने के लिए अगर हम हीनार्थ प्रबंध कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर हम हमारे डेली बेसिस को जो खर्चे हैं, यानी जो आयगत और पूंजी के दो तरह के खर्चे होते हैं, अगर हम आयगत खर्चों की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंध का सहारा ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देश को डाउनफॉल के अंदर ले जाने वाला होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, यानी किसी करेंसी का अवमूल्यन से क्या आशय है। जो हमारी करेंसी होती है उसका अवमूल्यन कैसे होगा, आप खुद एक साधारण शब्दों में समझना चाहे तो कैसे होगा कि उसकी क्या हो, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या हो जाए, गिर जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवमूल्यन। और ये कैसे होता है, ये तब होता है जब हम जानबूझ के अपने देश के मुद्रा की विदेशी मुद्राओं की तुलना में उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका जो मूल्य होता है उसको हम गिरा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी, वाइस वर्सा मेजर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी, जो कि अभी आपको बताया गया, परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन इंटरनेशनल मार्केट, फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन कंजक्शन विथ मूवमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बास्केट ऑफ प्रीडिटरमाइंड करेंसी, फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मल्टीलैटरल कॉन्सुलेशन विथ आईएमएफ, द वर्ल्ड बैंक एंड द मेजर ट्रेड पार्टनर्स। तो हालांकि सभी के अंदर भी इंडिकेशन हमें किसके मिल रहे हैं, डिवैल्यूएशन के ही मिल रहे हैं। लेकिन साधारण शब्दों में जब डिवैल्यूएशन की बात की जाती है तो डिवैल्यूएशन का मतलब आपको बताया गया कि कोई भी देश जानबूझकर जब अपनी करेंसी की जो मूल्य होता है वो विदेशी मुद्राओं की तुलना में क्या करता है, घटा देता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। क्योंकि जब आप अपनी मुद्रा का मूल्य गिराते हो तो विदेशी लोगों के लिए आपके प्रोडक्ट खरीदना क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्योंकि डॉलर, हमारे सपोज डॉलर के संबंध में अगर हम बात करें तो डिवैल्यूएशन क्या होगी, डॉलर की तुलना में पहले 60 रुपये था अब 70 रुपये हो गए, तो ये क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है। अब जो पहले $1 में 60 रुपये की जो चीज़ें थी वो खरीद पाते थे, तो अब अगर $1 70 का होगा तो $1 में कितनी चीज़ें खरीद पाएंगे, 70 रुपये की, यानी उनसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी उन्हें। तो हमारे निर्यात बढ़ने की संभावना रहती है और आयात हमारे लिए क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। लेकिन ये तभी सही हो पाता है, इसका फ़ायदा तभी मिल पाता है जब बाकी के जो देश होते हैं वो इसका रिवर्स एक्शन नहीं करते हैं। जैसे हमने डिवैल्यूएशन किया और उन्होंने भी कर दिया तो वो सेमी कंडीशन फिर रहेगी। तो इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं तब इसका फ़ायदा मिलता है, डिवैल्यूएशन का या अवमूल्यन का फ़ायदा मिलता है। मूल्यह्रास अलग चीज़ होती है, डेप्रिसिएशन वगैरह अलग चीज़ होती है, डिवैल्यूएशन अलग चीज़ होती है। अगर हम मनी की डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसका परचेजिंग पावर घट जाने को कहा जाएगा, जबकि डिवैल्यूएशन विदेशी मुद्राओं के संबंध में इसको कहा जाता है। डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ़, और जो अभी आपको बताया गया पीछे वाले सवाल के अंदर कि अवमूल्यन, किसी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो वो कब हमारे लिए लाभदायक है, मोर बेनिफिशियल कब होगा। प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी जो घरेलू वस्तुएं उसका आपके प्राइस क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट राइज प्रोपोर्शनली। तो आपको बताया गया था कि डिवैल्यूएशन मोस्टली किस लिए किया जाता है, आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसका फ़ायदा कब मिलेगा आपको, जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर आप एक्सपोर्ट की प्राइस ही बढ़ा देंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो चीज़ें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तभी इसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो ये थे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नस। इसी तरह हम आगे इनके अध्ययन करते रहेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको
वीडियो भेजा जाएगा और आपको पीडीएफ भेज जाएगी, उससे आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।